का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं चंचल। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। बने बनाए रास्तों पर चलकर इंसान सफल हो सकता है, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राहें बनाने वाला व्यक्ति ना सिर्फ सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। आज हमारे ऐसे ही मेहमान से आपको मिलवाएंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं। ये हैं हमारे आज के मेहमान, एक प्रगतिशील किसान। मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया देश में 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ। अखिल भारतीय कशेरुकी नाशी जीव प्रबंधन पर वार्षिक बैठक संपन्न। कुम्हेर में कृषक और छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। और किसानों की एकजुटता से ही किसानों को फायदा। सरकार ने 11वीं कृषि जनगणना शुरू कर दी है। पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए आंकड़े जुटाए जाएंगे। इससे कृषि जनगणना के आंकड़ों के संग्रह में तेजी आएगी। सरकार ने देश में 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किया। इसके तहत खेती के लिए इस्तेमाल हो रही कृषि भूमि सहित विभिन्न अन्य मानकों पर आंकड़े जुटाए जाएंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि जनगणना का शुभारंभ किया। इसकी खास बात यह रही कि पहली बार कृषि जनगणना में आंकड़ों के संग्रहण में स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि इस संगणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश तेजी से डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा है। यह समय इस संगणना में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने का है। उन्होंने कहा कि कृषि संगणना को लेकर आगे और व्यापक फलक पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि संगणना फसलों की मैपिंग में भी योगदान कर सके ताकि देश को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने केंद्रीय विभागों, राज्य सरकारों और संबंधित संस्थानों से इस जनगणना को पूरे समर्पण के साथ करने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने राज्यों और केंद्र के उपयोग के लिए संचालन संबंधी दिशा निर्देशों पर हैंडबुक का विमोचन किया और डेटा संग्रह पोर्टल पेश किया। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 11वीं कृषि जनगणना का जमीनी काम अगस्त 2022 से शुरू होगा। काजरी जोधपुर में अखिल भारतीय नाशी जीव प्रबंधन नेटवर्क परियोजना की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। वार्षिक समूह की इस बैठक में उद्घाटन सत्र को उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के डॉक्टर TR शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना द्वारा किए जा रहे कार्य नाशी जीवों के नियंत्रण की सभी विधियों के समुचित तालमेल पर आधारित है, जो कि जंगली पशु पक्षियों द्वारा किसान की फसल को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। उन्होंने जंगली जानवरों के जनसंख्या नियंत्रण तथा जिलेवार नक्शा बनाकर पता लगाने की आवश्यकता बताई, जिससे कि पता लग सके कि कौन से जिले में किस प्रकार के पशु पक्षियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक ने कहा कि किसानों की फसल को पशु पक्षियों से बचाना एक चुनौती है। उन्होंने वैश्विक स्थान निर्धारण सर्वे प्रणाली को समस्या के समाधान के लिए उपयोगी बताया। काजरी निदेशक डॉक्टर OP यादव ने कहा कि वर्ष 2014 से कार्यरत इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खेती में चूहों, पक्षियों, बंदरों, सूअर तथा नीलगायों द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान को कम करना या रोकना है। उन्होंने कहा कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के कार्य में सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के सहयोग से वन क्षेत्रों में परियोजना की तकनीकियों को लागू करने से जंगली जानवरों की समस्या से राहत मिल सकती है।
कृषि महाविद्यालय कुम्हेर द्वारा गांव बाबूला में कृषक और छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में किसानों और छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कृषकों और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन जरूरी है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 500 मिलीलीटर दूध, 300 ग्राम सब्जी, 125 ग्राम फल, 50 से 75 ग्राम दाल खानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान घर के पास खाली पड़ी जमीन या खेत में ट्यूबवेल के पास फल और सब्जी अवश्य उगाएं, ताकि परिवार के लिए ताज़े फल सब्जी उपलब्ध हो सकें। प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर राम निवास शर्मा ने खरीफ फसलों जैसे बाजरे में हरित रोग, चेपा, ज्वार में लाल सड़न रोग, भिंडी में मोजैक, टमाटर, बैंगन व मिर्च में माथा बंधना आदि रोगों के लक्षण व रोकथाम के लिए उपाय बताए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार गुप्ता ने खरीफ फसलों में लगने वाले कीट एवं उनके नियंत्रण की चर्चा की। उन्होंने बताया कि फसल में रोग लगते समय ही दवाइयों का छिड़काव करें, जिससे रोग पर काबू पाया जा सके। उन्होंने बताया कि समय पर रोग पर काबू नहीं पाया गया तो फसल की वृद्धि बंद हो जाएगी, जिससे उत्पादन में कमी आएगी। डॉक्टर वेद प्रकाश यादव ने फसलों की उन्नत और संकर किस्मों के बारे में बताया। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के तत्वावधान में एफपीओ जागरूकता अभियान के तहत भरतपुर जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार के कृषि मंत्रालय की 10,000 एफपीओ संवर्धन एवं निर्माण की योजना के तहत सेवर में गठित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के कृषक जागरूकता कार्यक्रम के तहत मुडोता गांव में कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को आत्मा परियोजना के निदेशक योगेश शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से संचालित की जा रही एफपीओ परियोजना के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों द्वारा गठित की गई कंपनियों से खाद, बीज और कृषि आधारित आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चलाई जा रही आत्मा परियोजना की विभिन्न योजनाओं के लाभ में एफपीओ के सदस्य किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि एफपीओ की ओर अधिक गति देने के लिए समस्त कृषक सदस्यों को एकजुट होकर कार्य करना होगा, तभी एफपीओ को आगामी वर्षों में सफलता हासिल हो सकेगी। इस अवसर पर मुडोता के ग्राम सचिव पुष्कर शर्मा ने कहा कि एफपीओ की यह परियोजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से संचालित की जा रही है। इस परियोजना से सभी किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि आज हम मिलवाएंगे आपको एक प्रगतिशील किसान से। जी हाँ, हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राधेश्याम यादव से, जो कि पेशे से व्याख्याता हैं। उनकी शिक्षा एक अलग विधा में हुई, लेकिन वो खेती बाड़ी में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, खेती को भी उन्नत बना रहे हैं, नवाचारों को अपना रहे हैं। आज जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। राधेश्याम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हमें पता चला कि आप पेशे से शिक्षक हैं जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, किस तरीके की आपकी दिनचर्या रहती है जिसको आप खेती के साथ जोड़ते हैं, हमारे किसानों को बताइए। चंचल जी, मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी वो खेती करते रहे। तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा के और 11वीं तक जब पढ़ाया मुझे, तो 11th में मुझे कृषि विषय दिया। तो कृषि हम बुजुर्ग से करते आ रहे हैं, तो खेती का हमारे को अनुभव था ही, तो मैंने कृषि विषय चुना और कृषि के साथ साथ फिर आगे मैं शिक्षक बना। तो अब मेरे पिताजी, दादाजी सभी खेती का जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ मैं जो स्कूल समय के अलावा खेती का काम करता हूँ। तो खेती में मैं आधुनिक 25 साल से 30 साल से मैं जब से समझदार हूँ, तो खेती और शिक्षक दोनों का काम देख रहा हूँ। लेकिन पिछले टाइम जब मैं 1990 में शिक्षक बना, उस ज़माने में आज की खेती में काफ़ी अंतर हो गया। जब 1966 में हरित क्रांति हमने सुना आई थी, तो उस समय 4-5 किलो मुश्किल से 1 बीघा पर यूरिया वगैरह डाला जाता था। आज जब हम देखते हैं तो प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 कुंटल 3 कुंटल तक लोग फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। तो धीरे धीरे जब पिछले 30 साल में हमने देखा कि हमारे आसपास खेती जो कर रहे हैं, तो वो सारा
रसायन डाल कर उस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसके जो दुर्गुण है, व्यक्तियों पर जो प्रभाव आ रहे हैं, बच्चों पे प्रभाव आ रहे हैं, उनको देखते हुए धीरे धीरे हमने ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। भारत सरकार ने इस ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत से नवाचार किए हैं। उन नवाचारों को अपनाकर मैं खेती का काम देख रहा हूँ। पुराने ज़माने में जब बाजरा, गंवार और ये जो फसलें होती थी 6 महीने की सीधी सी, उनको बदल कर अब आजकल आधुनिक खेती होने लगी है। उनमें बागवानी भी है, फलों का भी है, फूलों का भी है और कृषि का भी है। कृषि के साथ साथ हम पशुपालन का व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो पशुपालन में हम गाय, भैंस ये रखते हैं और उनको फसल और कृषि और जो दुग्ध उत्पादन है वो दोनों हमारा साथ साथ चल रहा है। जी यादव साहब, आपने बताया कि पुराने समय से खेती आपके परिवार में की जा रही है और आप भी उस खेती में जुड़ गए हैं। पहले समय में परंपरागत खेती होती थी, आज के समय में नवाचारी खेती होती है। दोनों में बहुत अंतर है। जहाँ तक सुरक्षित खेती की बात है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती करते हैं, किस तरीके की प्रक्रिया को आप अपनाते हैं जैविक खेती के लिए और किस तरीके के उत्पाद क्या आप स्वयं बनाते हैं, और बनाते हैं तो क्या प्रक्रिया रहती है, बताइए। जैविक खेती को हमने इसलिए चुना कि जब हम बचपन में छोटे थे तो उसमें प्योर जैविक खेती होती थी, यूरिया, DAP वगैरह कुछ नहीं होता था। जब धीरे धीरे ये फर्टिलाइज़र चालू हुए तो उससे जो दुष्प्रभाव होने लगे, तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा धीरे धीरे जानकारी मिली हमें कि इस खेती से जो अन्न उत्पादन होता है वो शरीर पे दुष्प्रभाव डालता है। तो इसका हमने विकल्प चुनने की कोशिश की। तो हमने धीरे धीरे उसको, रसायनों को बंद करके वर्मी कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर जो हरी खाद है उसका है, इसके अलावा जो गोबर की खाद है उसको हमने सड़ाकर और 3-4 महीने तक रख के उसमें नींबू, जैसे मान लो छाछ है, नीम के पत्ते हैं, वो खाद तैयार की है। और पिछले 5-7 साल से हमारे एक वर्मी कंपोस्ट का जो चला है, केंचुए की खाद का। तो जो गोबर की खाद होती है, हम पशुपालन भी करते हैं तो हमें खाद लाना नहीं पड़ता है, तो वो गोबर हम लग के उसमें केंचुए छोड़ते हैं। तो वो केंचुए धीरे धीरे उसको खा के और इतना बढ़िया खाद देते हैं कि वो फसल में बहुत ही उपयोगी होता है। और उस खाद को हम उन खेती में भी देते हैं। और आजकल जब ज़माना हाईटेक आ गया, नवाचार आ गया, तो जो वानिकी कार्यक्रम है उसमें हमने नए पौधे लगाने शुरू किए हैं। अमरूद के पौधे हैं और नींबू के पौधे हैं। इसके अलावा हमने थाई एप्पल का है, वो जो है लगा रखा है हमारे खेत में। तो सरकार द्वारा, जो आपने पूछा, तो सरकार द्वारा भू जल संरक्षण एक जो कार्यक्रम है भगवान, जो भारत सरकार द्वारा दिया गया है, उसमें हमें फार्म पॉन्ड वगैरह सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तो उसमें 10% का जो हमें केवल दिया जाता है, भाई 10% आप जमा कराओ। तो बरसात का जल हम इकट्ठा करके और उसका उन पौधों में जो केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट डाल के और हम डालते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। सब्जियां उसमें चौगुनी पैदा होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकृति नहीं होती है। खाने वाले में जो खाते हैं उनमें स्वाद होता है, उसका टेस्ट बनता है। और जो रासायनिक खाद द्वारा जब हम फसल उगाते हैं या फसल बोते हैं या बागवानी करते हैं, उन फलों में भी रस नहीं होता है और न उस अनाज में होता है। तो धीरे धीरे बाज़ार में इनकी डिमांड बढ़ी, तो डिमांड के साथ साथ हमने इसको चालू किया है। जी यादव साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप सुरक्षित खेती के लिए किस तरीके के जो उत्पाद हैं स्वयं बनाते हैं, आप पशुपालन भी करते हैं, तो हम जानते हैं कि पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक है। इस वक्त आप अपने खेत में, अपने बाग में कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं, किस तरीके के फल आप ले रहे हैं और उनकी क्या प्रक्रिया है, क्या गतिविधियां, क्या नवाचार आप उनमें कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। चंचल जी, आपने मेरे को जो प्रश्न पूछा, कृषि और पशुपालन ये दोनों व्यवसाय एक साथ ही चलते हैं। कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं। मेरी पत्नी दुग्ध संकलन का काम करती है, डेयरी सेक्रेटरी है वो। तो घर पे ही हमने वो डेयरी का कार्यक्रम कर रखा है। तो हम फसलें उगाते हैं और उस चारे को हम घर पे जो हमारे पशु हैं, गाय है, भैंस है, उनको खिला के और दूध का उत्पादन भी करते हैं। तो हमें दुगनी आय होती है इसमें। दूध को एक तो कहीं ले जाना नहीं पड़ता है। वहीं हमारी ढाणी है, ढाणी में हम जो हमने केंद्र खोल रखा है, वो भी राजस्थान सरकार द्वारा खोला हुआ केंद्र है। तो उसका प्रोसेस के द्वारा हम उस दूध को देते हैं, तो उचित मूल्य हमारे को मिलता है। और जो आपने पूछा कि इन जो ऑर्गेनिक खेती है उसको कैसे तैयार करते हैं, तो इसके लिए हमारे जो गाय भैंस का गोबर होता है, उस गोबर को हम एक गड्ढे में डाल के, नीम के पत्ते हैं, एक आक आता है हमारे गाँव में खूब उगता है, वो आक, उसको काट के हम डालते हैं उसमें। नीम और आक और गोबर उसको डाल कर बंद कर देते हैं उस गड्ढे को। तो
तो वो फिर किण्विनीकरण के द्वारा सड़ के और वो एक बहुत ज़ोरदार खाद हो जाती है। उस खाद के द्वारा हम फिर उसको फसलों में देते हैं, तो वो बहुत तगड़ी खाद होती है और उसमें उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। एक खाद हमने जो वर्मी कंपोस्ट का है, तो हमने घर पे ही वो बेड लगा रखी है केंचुओं की, तो लगभग 6 महीने लग जाते हैं उसमें। तो उस गोबर को जो भैंस गाय देती है, उस गोबर को हम उस बेड में लगा के डाल देते हैं और उसमें केंचुए छोड़ते हैं। तो वो केंचुए धीरे धीरे खा खा के उस खाद को इतना बढ़िया बना के देते हैं कि वो खाद इतना उपजाऊ होता है और सस्ता भी पड़ता है। तो जो हमने बागवानी की है उसमें हम वो देते हैं। तीसरी खाद है जो ग्रीन मैन्योर है, तो हरी खाद जिसको अपन बोलते हैं। हमारे लंबा चौड़ा खेत है, बरसात के दिनों में हम उस में गवार वगैरह बोते हैं। तो गवार जो बोते हैं तो वो लगभग 3-2.5 फीट का आता है। उस समय उसको कल्चर करके काट के और ज़मीन में दबा देते हैं। तो महीने 2 महीने में वो गल के और इतना बढ़िया खाद बन जाता है कि हम जो भी फसल बोते हैं वो उसका उत्पादन अच्छा होता है। अभी हमने आपने पूछा कि कौन कौन से बागवानी कर रखी है, तो हमने अभी 500 पौधे नींबू के लगाए। तो वो सदाबहार नींबू है, साल में पूरे वर्ष नींबू का उत्पादन देते हैं। और इसके अलावा हमने 500 थाई एप्पल, तो हमारे जो थाई एप्पल है वो बहुत बढ़िया लगती है। मेरे ही गांव में एक सीताराम जी यादव हैं, उनके लड़के हैं श्रवण जी, उन्होंने ये शुरुआत की थी और उन्होंने आज लार्ज स्केल पे चालू करके मेरे गांव में लगभग हर घर में आपको वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट मिलेगा। और जो सीताराम जी यादव हैं वो उन्होंने लगभग 1-1.5 महीना वो इस वर्मी कंपोस्ट में कमा रहे और वो बढ़िया। उन्होंने थाई एप्पल भी लगाया था, तो उनका देख के मैंने वो थाई एप्पल लगाई है। और वो थाई एप्पल आज इतनी बढ़िया प्रोडक्शन दे रही है कि घर की घर में लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, अच्छा उत्पादन हो रहा है और अच्छी क्वालिटी की वो थाई एप्पल आ रही है। इसके अलावा हमने अमरूद के पौधे भी लगाए। जी यादव साहब, अब तक आपसे जितनी भी बात हुई है उसमें जानकारी मिली है किसान के नज़रिए से। अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, राधेश्याम यादव जो कि एक व्याख्याता भी हैं, स्कूल और खेत दोनों को किस तरीके से आप तालमेल बिठाते हैं, किस तरीके की आपकी दिनचर्या होती है और किस तरीके से दिन की शुरुआत से लेकर दिन के ख़त्म होने तक क्या क्या काम आप करते हैं, हमारे किसानों को बताइए। जी चंचल जी, आपने सही बताया कि मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ किसान भी हूँ, लेकिन दोनों का तालमेल में सुबह 5 बजे उठकर मेरी बागवानी का काम देखता हूँ। घर पे जितने पशु है पहले उनको देखता हूँ, चारा पानी और दूध का कर करा के, और बाद में मैं खेत में जाता हूँ। जो पौधे कैसे प्रगति कर रहे हैं, कमज़ोर है, कोई बार कहीं क्या होता है कि पौधों को कोई कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं, तो अगर लग गए तो उनको चेंज करने का वो देखता हूँ। मेरे स्कूल का समय है 7:30, तो उससे पहले मैं 6:30 तक ये सारा काम निपटा के, मेरी पत्नी इसमें मेरा सहयोग करती है, मेरे पिताजी भी जीवित हैं, माँ जीवित है, तो वो भी इस खेती में पूरा सहयोग करते हैं। मैं 7:30 बजे नियत समय पे स्कूल पहुंचता हूं। मैं एक पर्यावरण प्रेमी भी हूं, तो मैंने 1990 में जब विद्यालय ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक मैं जहाँ भी विद्यालय में रहा, तो एक तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम मैं खूब करता हूँ। जहाँ भी विद्यालय में रहा खूब मेरे पौधे लगाए, और मेरे घर में भी मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे। तो मेरा पौधा लगाने का जो और उनको बड़ा करने का, क्योंकि पौधों से शुद्ध हवा मिलती है, छाया मिलती है, और हमारे बरसात में ये सारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैं विद्यालय में रहकर वहाँ भी वृक्षारोपण का खाली समय में जो मेरे खाली पीरियड होता है उसमें मैं वृक्षारोपण का, पानी देने का वो काम करता हूँ। 1 बजे जैसे ही छुट्टी होती है घर पे आके 1 घंटा आराम करके फिर मेरी बागवानी में लगा रहता हूँ। जी यादव साहब, बात करें, आप व्याख्याता भी हैं और किसान भी हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को साथ में जोड़कर देखा जाए, यानी शिक्षा और खेती, तो खेती के लिए किसान का शिक्षित होना और कृषि शिक्षा से जुड़ना कितना ज़रूरी है, ये भी बताइए। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। शिक्षा के साथ साथ आज जो आधुनिक नवाचार है वो बिना शिक्षित हुए आदमी कर नहीं सकता। मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य राम कुमार जी है, वो भी बहुत पर्यावरण प्रेमी और प्रकृति प्रेमी है। वो विद्यालय में जहाँ हमारा खेल मैदान है चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा, छोटे छोटे पेड़ लगाकर आज वो बड़े बड़े पेड़ हो गए। तो विद्यालय में हमने ये सीखा है कि बच्चों को भी यही शिक्षा दें हम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन कराएं। अब जब आपने खेती की बात की, तो खेती के लिए हमारे गांव में जब हमारे आस पास में कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर है, तो वहाँ से बहुत से लड़कों ने विश्वविद्यालय से PhD तक की पढ़ाई की है, और उसका लाभ हमारे एरिया को मिला है। हमारे नज़दीक में जो कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर है, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर, वहाँ जो VC साहब है उन्होंने हमारी पंचायत को गोद ले रखा है। तो हर साल वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराते हैं
और हर महीने में एक एक्टिविटी ज़रूर ऐसी करवाते हैं जिससे जो आधुनिक बीज है, शैक्षिक नवाचार है, इसके अलावा जो कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारी है, आए दिन वैज्ञानिकों का वो यहाँ हमारे सेमिनार करवाते रहते हैं। 3-3 दिन का जो वैज्ञानिक है उनका कृषि संवाद करवाते रहते हैं। तो गांव जो कृषि के मामले में बहुत आगे है और युवा जितने भी है आज के समय में नौकरी की ओर नहीं भागने के बजाय ज़्यादा अगर कृषि पे अपन ध्यान दें तो बहुत कम पानी में अपन अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जो भारत सरकार द्वारा भूजल संरक्षण में फार्म पॉन्ड बनाए जा रहे हैं, उन फार्म पॉन्ड में वर्षा का जल एकत्रित करके उन पौधों को अपन देते हैं और उन पौधों में वर्षा के जल से डबल यानी बहुत अधिक बढ़ते हैं वो और अच्छा उत्पादन देते हैं। जी यादव साहब, आपने जिक्र किया फार्म पॉन्ड में आप वर्षा जल को एकत्रित करते हैं और उसको अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी सरकारी सहायता भी खेती के नवाचारों के लिए मिलती है, क्या आपने भी इनका लाभ उठाया है? जी, भारत सरकार द्वारा हमारे गांव को वाटरशेड से जोड़ा गया है। तो सुंदरपुरा जो मेरा गांव है उसमें भारत सरकार द्वारा वाटरशेड से फार्म बॉन्ड बनाए जा रहे हैं। तो हमने भी 10% जमा करा के 2 फार्म बॉन्ड बनाए और उन फार्म बॉन्डों में हम वर्षा का जल इकट्ठा करके और जो बागवानी है उसमें हम दे रहे हैं। और इसके अलावा जो आए दिन जो शैक्षिक नवाचार के लिए वैज्ञानिक हमारे गांव में संगोष्ठी कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि आप किस प्रकार अधिक उत्पादन उसमें करते हैं। इसके अलावा जो बाड़बंदी का है, हमने जो पौधे लगाए तो तारबंदी में उसमें सरकारी सहायता में मिलती है। इसके अलावा बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकारी संसाधनों से हम लाभ उठा रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जी, राधेश्याम यादव साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे किसानों से साझा की और अपना अनुभव भी बताया। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि राधेश्याम यादव से मिलकर आप लोग भी प्रेरित हुए होंगे और उद्यानिकी में कुछ नवाचार करना चाहेंगे, सफल होना चाहेंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।